नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और मध्य प्रदेश की खबरें विस्तार से जानते हैं। भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नए साल के पहले दिन मीडिया से बातचीत में कहा कि राज्य में कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है और हमें इसका मुकाबला सतर्क रहकर करना होगा। जन सहयोग जरूरी है। कोरोना से लड़ने के लिए जरूरी व्यवस्थाएं कर ली गई, घबराएं नहीं, कोविड गाइडलाइन का पालन करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि नए साल पर समृद्ध और विकसित मध्य प्रदेश के निर्माण के संकल्प को आगे बढ़ाना है। शिक्षा और स्वास्थ्य की दिशा में काम की आवश्यकता है। अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाकर रोजगार बढ़ाना है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत का संकल्प पूरा करना है। आत्मनिर्भर भारत के लिए मध्य प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना है ताकि अर्थव्यवस्था गतिमान बनी रहे। बेहतर कनेक्टिविटी मध्य प्रदेश को दे सकें। सीएम ने लोगों को नववर्ष की शुभकामनाएं दी। सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। नए साल में नए संकल्प, नई उमंग और नए उत्साह के साथ आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का निर्माण करना है। कोरोना की तीसरी लहर आ गई है, आवश्यक व्यवस्थाएं बना ली गई है, लेकिन सजग रहना है, सतर्क रहना है। नववर्ष के पहले दिन प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने परिवार के साथ महाराष्ट्र की शिरडी धाम पर शिरडी वाले साईं बाबा के मंदिर में दर्शन पूजन किए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश और देश में मंगल और कल्याण के लिए प्रार्थना की। मुख्यमंत्री परिवार के साथ शनि सिंगणापुर भी पहुंचे, दर्शन किए और देर रात नासिक पहुंचकर रात्रि विश्राम करने वाले मुख्यमंत्री रविवार को परिवार के साथ त्र्यंबकेश्वर में दर्शन करेंगे और दोपहर को भोपाल लौटेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर कहा है कि आज नए साल के पहले दिन यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किसान सम्मान निधि की 10वीं किश्त में देश के 11.37 करोड़ किसानों को 20,000 करोड़ रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर करने के लिए हृदय से आभार। सीएम ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के मंत्र से देश को नई ऊर्जा दे रहे हैं। हमारी बेटियां हर क्षेत्र में शिखर छू रही हैं, इसका श्रेय प्रधानमंत्री को जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश ये संकल्प लेता है कि प्राकृतिक खेती को अधिक से अधिक बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए प्रदेश के किसानों के साथ संवाद कर हर संभव उपाय और नवाचार करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। प्रधानमंत्री ने किसान कल्याण के लिए जो संकल्प लिए हैं उनकी सिद्धि के लिए मैं और मध्य प्रदेश के किसान मिलकर हर संभव प्रयास करने के लिए संकल्पित हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने प्रदेशवासियों और बीजेपी कार्यकर्ताओं को नववर्ष की बधाई दी। साथ ही लोगों से अपील की कि वो कोरोना से सावधान रहें, तीसरी लहर को टालने में मदद करें। वीडी शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार, मुख्यमंत्री जी अपने प्रशासनिक तंत्र के साथ लगातार इस दिशा में काम कर रहे हैं। हम अलर्ट हैं, लेकिन और सजग रहने की आवश्यकता है। मास्क लगाना, सैनिटाइजेशन करना, सोशल डिस्टेंसिंग, सरकार ने जो भी नॉर्म्स तय किए हैं, साथ ही वैक्सीन में जो लोग बचे हैं उनको दोनों डोज लग जाएं, इससे बचने का सबसे बड़ा माध्यम है। ये संकट अब तक टला नहीं, आगामी समय में कोरोना के संकट से हमें और सजग रहने की जरूरत है। तो नववर्ष की मैं मध्य प्रदेश के सभी हमारे प्रदेशवासियों को, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं कि जिस प्रकार से कोरोना का संकट, तीसरी लहर की जिस प्रकार की आहट हो रही है, उनको सजग रहने की और जरूरत है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया का आज जन्मदिन है और इस मौके पर बधाई देने वालों का तांता लगा है। सिंधिया गुट के सबसे खास माने जाने वाले मंत्री तुलसीराम सिलावट ने इंदौर में नए साल के मौके पर जन्मदिन मनाया। अनाथ आश्रम में बच्चों को कंबल और शिक्षण सामग्री वितरित की। मंत्री सिलावट ने अपने नेता सिंधिया का जन्मदिन बच्चों के साथ केक काट कर मनाया। इस दौरान प्रदेश की संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर मौजूद रहीं। मंत्री उषा ठाकुर ने कहा कि बूथ स्तर से लेकर सभी कार्यकर्ता उनका जन्मदिन मना रहे हैं। सिंधिया अंत्योदय की साधना के लिए बीजेपी में आए हैं और उसी सेवा भाव से काम में जुटे हैं। हम केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का
जन्मदिन मना रहे हैं, जिनको समाज के अंतिम व्यक्ति हैं उन्हें के बीच में आकर हमने जन्मदिन मनाया है। सच्चा संदेश जो सिंधिया जी का सेवा समर्पण का जो एक संदेश है वो इन्हीं के बीच में आकर मैं उनके जन्म दिवस पर ज्योतिरादित्य जी को कोटि कोटि बधाई देती हूँ और अपने सभी साथी भाई बहनों से प्रार्थना करती हूँ। वो बीजेपी में आए ही इसलिए कि उन्हें भी अंत्योदय की साधना करना थी। मध्य प्रदेश में नए साल की शुरुआत बिजली की महंगाई से हुई है। प्रदेश में बिजली बिलों के साथ वसूले जाने वाले एफसीए यानी फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट की दर 14 पैसे प्रति यूनिट बढ़ा दी गई। एफसीए बढ़ने से 300 यूनिट तक बिजली जलाने वाले उपभोक्ताओं को 47 रुपये एफसीए चुकाना होगा। बिजली कंपनियां तेल और कोयले की कीमत के आधार पर हर 3 महीने में एफसीए का निर्धारण करती हैं। एफसीए की दर 31 मार्च 2022 तक लागू रहेगी। इधर राज्य विद्युत नियामक आयोग ने प्रदेश में बिजली के दाम बढ़ाने की मांग को लेकर बिजली कंपनियों की टैरिफ याचिका की सुनवाई मंजूर कर ली है। नियामक आयोग 8 और 10 फरवरी को जन सुनवाई के बाद प्रदेश में बिजली के दाम बढ़ाने पर कोई फैसला करेगा। तो साल के पहले दिन प्रदेशवासियों को बिजली की दर बढ़ने का झटका लगा है। एफसीए के नाम पर बढ़ोतरी की गई है। 31 मार्च 2022 तक यह एफसीए दर लागू रहेगी और इसके अलावा बिजली कंपनियों के दाम बढ़ाने इस पर भी सुनवाई की जाएगी। हर 3 महीने में एफसीए का निर्धारण बिजली कंपनियां करती हैं और एफसीए बढ़ा दिया गया है। 14 पैसे प्रति यूनिट एफसीए बढ़ जाने से 47 रुपए का अतिरिक्त भार 300 यूनिट खर्च करने वाले उपभोक्ताओं को मिलेगा। और हमारे सहयोगी विजेंद्र पांडे इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। विजेंद्र, साल का पहला दिन है, पहले दिन की नए साल की शुभकामनाएं आपको। लेकिन ये जो झटका लगा है कितना भारी होगा, कितना बोझ इसमें पड़ने वाला है? बेशक नए साल की शुरुआत मध्य प्रदेश में बिजली की महंगाई से हुई है पुनीत, क्योंकि जो -7 पैसे प्रति यूनिट एफसीए मध्य प्रदेश में होता था उसे सीधे +7 पैसे प्रति यूनिट कर दिया है। यानी कुल मिलाकर हम आम भाषा में बात करें तो 14 पैसे प्रति यूनिट की दर से एफसीए चुकाना होगा। कोयले और तेल की महंगाई के आधार पर इसका निर्धारण होता है। हर तिमाही में इसका निर्धारण होता है और एक बार में 14 पैसे प्रति यूनिट का जो एफसीए बिजली बिल में जुड़कर आएगा, इससे 300 यूनिट तक माह में खर्च करने वाले बिजली उपभोक्ता को तकरीबन 47 रुपये का आर्थिक बोझ उठाना होगा। जिसके अलावा 2 पैसे प्रति यूनिट की इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी भी उपभोक्ताओं को चुकानी होगी। एक महंगाई का झटका नए साल की शुरुआत से ही प्रदेश के बाशिंदों को लगा ज़रूर है, लेकिन एक और आशंका है बिजली महंगी होने की, क्योंकि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए प्रदेश में बिजली के दाम औसतन 8.71% बढ़ाने की जो मांग प्रदेश की तमाम बिजली कंपनियों ने की थी, एक टैरिफ याचिका दायर की थी, उस टैरिफ याचिका को मध्य प्रदेश राज्य विद्युत नियामक आयोग ने सुनवाई के लिए मंजूर कर लिया है। एक पब्लिक नोटिस भी इसके लिए जारी किया है और आयोग ने कहा है कि 21 जनवरी तक जिन्हें आपत्ति है, दावा आपत्तियां हैं, वो फाइल कर सकते हैं। 8 फरवरी और 10 फरवरी को विद्युत नियामक आयोग इन आपत्तियों पर सुनवाई करेगा, जिसके बाद बिजली की दर निर्धारण करने को लेकर नियामक आयोग कोई फैसला लेगा। बता दूं आपको कि इसमें जो घरेलू बिजली है उसके दाम 10% 9.97% बढ़ाने की मांग की गई है। कृषि उपभोक्ताओं के लिए बिजली के जो दाम हैं वो 10.61% बढ़ाने की मांग की गई है और तकरीबन 4000 करोड़ रुपयों का घाटे का रोना बिजली कंपनियों ने रोया है एक बार फिर, और इस घाटे की भरपाई के लिए प्रदेश में बिजली के दाम बढ़ाने की मांग की है। तो हम कह सकते हैं कि नए साल की शुरुआत में जहां 16 पैसे प्रति यूनिट की दर पर एफसीए जनता को चुकाना होगा, महंगाई का झटका लाजमी बात है, लेकिन इसके साथ ही साथ नियामक आयोग ने टैरिफ याचिका को सुनवाई के लिए मंजूर कर लिया है। देखना होगा कि क्या निर्णय लेगा आयोग, लेकिन इतना तय है कि बिजली के दाम मध्य प्रदेश में इस एफसीए के इजाफे के बाद भी और बढ़ सकते हैं। पुनीत, शुक्रिया आपका विजेंद्र इस पूरे डिटेल के लिए। तो प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं के लिए आज का दिन, पहला दिन जो साल का है, एक छोटा सा झटका लेकर आया, लेकिन क्या आगे और दाम बढ़ेंगे ये देखना होगा। मध्य प्रदेश में रेल यात्रियों के लिए सरकार ने सौगात दी। अब चलती ट्रेन से किसी भी यात्री को कोई आपराधिक घटना की EFIR कराने की सुविधा मिल जाएगी। ट्रेन छोड़कर जीआरपी थाने तक जाने की उनको आवश्यकता नहीं है। भोपाल में पहली बार शासकीय रेल पुलिस जीआरपी का 155वां स्थापना दिवस मना। इस दौरान भोपाल, जबलपुर, इंदौर रेल इकाइयों की अलग अलग वेबसाइट लॉन्च की गई।
इन तीनों वेबसाइट में चलती ट्रेन में सफर करने वाले रेल यात्रियों के लिए ई-FIR का ऑप्शन दिया है। इस ऑप्शन के जरिए चोरी समेत दूसरे आपराधिक केसेस की ई-FIR आसानी से की जा सकती है। वेबसाइट के अलावा गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हर महीने तीनों इकाइयों के जरिए चलती ट्रेन में 100 FIR यात्रियों को दी गई। तीनों इकाइयों में 1 जनवरी से 7 जनवरी तक रेल यात्री सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। हमारा एक लोगो मोनो हमने बनाया है जो ट्रेन की तरह दिखता है। उसका उद्देश्य हमने रखा है सतत सुरक्षित यात्रा। उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हम लगातार कैसे यात्रियों की, जो रेल यात्री हैं, उनकी सुरक्षा मुहैया करा सकते हैं। तो इस लोगो के जरिए हम चाहेंगे कि हमारा प्रचार प्रसार जागरूकता जनता तक पहुंचे, ताकि उन्हें पता चले कि हम जनता की सेवा के लिए और सुरक्षा के लिए हमेशा सदैव तत्पर हैं। चलिए देखते हैं दिन की बिग न्यूज। तिरुपति और श्रीशैलम मंदिरों के पुजारियों ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उन्हें मंदिरों का प्रसाद प्रदान किया। प्रधानमंत्री ने सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं दी। कश्मीर घाटी में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। बताया गया भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान में था। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5.1 रही। हरियाणा के भिवानी जिले में भूस्खलन से मरने वालों की संख्या बढ़कर 4 हो गई, जबकि अब भी कई लोग मलबे में दबे हुए हैं। इन्हें बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बसपा प्रमुख मायावती ने केंद्र सरकार और विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि पूरे देश में जब लोकसभा का चुनाव होता है तो उस दौरान सरकारी खर्चे से खूब चुनावी सभाएं की जाती हैं। जनता के जमा पैसे सरकारी इस्तेमाल में आते हैं और जनता लूटते हैं। ग्वालियर में नए साल के मौके पर युवा कांग्रेस ने बेरोजगारी दिवस मनाया। ग्वालियर में आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने युवा कांग्रेस के सैकड़ों लोगों ने धरने पर बैठकर विरोध किया। लगातार मध्य प्रदेश में बेरोजगारी के बढ़ते ग्राफ पर चिंता जताई। युवा कांग्रेस का कहना है कि केंद्र और राज्य सरकारें बेरोजगारी को लेकर जो आंकड़े पेश कर रही हैं वो सब झूठ हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश के सरकारी विभागों में हजारों पद खाली हैं। केवल बेरोजगारों से फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। बेरोजगारी को लेकर युवा कांग्रेस ने एक बड़ा जन आंदोलन करने की कोशिश की है। उससे पहले आज सांकेतिक तौर पर युवा कांग्रेस ने फूलबाग पर धरना दिया। कांग्रेस के विधायक समेत कई कार्यकर्ता इस धरने में शामिल हुए। धरने का सबसे बड़ा कारण है भर्ती। आप सभी को मालूम होगा कि भर्ती इस मध्य प्रदेश में पिछले 3 साल से नहीं आई है। जहां एक साल में 2 बार भर्ती आती थी, आज उसी मध्य प्रदेश के अंदर 3 साल से कोई भर्ती नहीं आती। धरने से एक आवाज उठाई है उन एक चंबल के पुत्रों की जो आने वाले समय में एक आंदोलन इस ग्वालियर शहर में करने वाले हैं अपनी भर्ती को लेके। नरसिंहपुर के मुआर गांव में पटवारी की कारस्तानी के चलते एक बुजुर्ग को दर-दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर होना पड़ा। बुजुर्ग हल्के वीर कहार नर्मदा परिक्रमा के लिए गए थे। बुजुर्ग का आरोप है कि इस बीच उनके रिश्तेदारों और पटवारी प्रहलाद ने मिलकर उन्हें मृत घोषित कर दिया और उनकी 10 एकड़ जमीन की बंदर बांट कर ली। बुजुर्ग का आरोप है कि 2 सालों कई दफ्तरों के चक्कर लगाते बीत गए, लेकिन न्याय नहीं मिला। परेशान बुजुर्ग कलेक्टर दफ्तर पहुंचे और आप बीती सुनाई, जिसके बाद कलेक्टर रोहित सिंह ने तत्काल गाडरवारा एसडीएम को पूरे मामले को संज्ञान में लेकर दस्तावेजों की जांच और दोषी पटवारी के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। साथ ही बुजुर्ग की जमीन उसे वापस कराने के निर्देश दिए हैं। तो कलेक्टर साहब बोल के दादा समस्या मैं समस्या में नहीं बता रहा हूँ, पहले मुझे बताओ, मैं जिंदगी दिखा रहा हूँ, तुम्हारे मारे दिखा रहा हूँ। आपने कागज दे था पटवारी के, जो पटवारी कागज दे दी आप वही बना के दे दे तो आप जिंदे हो जाओ। मैंने वो कागज दिया था भैया जी बधारे है। इसकी जांच के लिए हमें निर्देशित किया हुआ है और अगर ऐसा कोई त्रुटि है और जानबूझ करके ऐसा किया गया है तो संबंधित के खिलाफ उचित कार्रवाई की और जो आवेदन करता है उनकी सहूलियत के लिए, उनके सुविधा प्रदान करने के लिए जो कुछ करना पड़ेगा हम करेंगे। महाराष्ट्र के नांदेड़ में बंधक बनाकर रखे गए 18 आदिवासी बैगा मजदूरों को लेकर प्रशासन बालाघाट पहुंचा। साथ ही तात्कालिक तौर पर 20-20 हजार रुपए की सहायता राशि दी, लेकिन इन मजदूरों को मुक्त कराने में बंधक बनाकर रखी गई मजदूर बेटी का साहसिक कदम प्रशासन को उन तक पहुंचने का जरिया बना है।
बालाघाट के ग्राम समनापुर के 18 बैगा मजदूरों को नागपुर में मजदूरी का काम दिलाने के नाम पर 2 ठेकेदार ले गए। इन मजदूरों में 4 बाल श्रमिक भी थे, लेकिन उनको बताई जगह पर न ले जाकर महाराष्ट्र के नांदेड़ गन्ना कटाई के लिए ले जाया गया, जहां पहले तो गन्ना कटाई करवाई गई, लेकिन जब मजदूरी मांगी तो ठेकेदार ने मारपीट शुरू कर दी और उन्हें बाहर जाने से रोक दिया। इस बीच बंधक बेटी दमयंती ने साहसिक कदम उठाया और परिजन को सूचित कर पुलिस से मदद की गुहार लगाई। प्रशासन ने तत्परता दिखाई और इनको छुड़ाने के लिए टीम भेज दी। नागपुर और ये वर्धा के बीचों बीच काम है ऐसा करके बोल के लेके गया। नहीं पता था कि हमको नांदेड़ लेके जाएगा। बहुत खुशी हो रही है और यहाँ से हमको मदद भी मिली, राशि भी मिली उसकी। हमारे ज़िले के कलेक्टर मिश्रा जी को, उनकी पूरी टीम को इस बात के लिए बधाई देना चाहूँगा कि तत्परता से आपकी कार्रवाई के कारण ये मजदूर आज बंधन मुक्त हुए हैं। मैं सभी हमारे 18 जो मजदूर हैं उनको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और जिन्होंने प्रत्यक्ष तो अप्रत्यक्ष रूप से इसमें सहयोग दिया है उनका भी हम आभार व्यक्त करते हैं। इन लोगों को मध्य प्रदेश सरकार के तरफ से जो लाभ मिलना चाहिए, इस प्रकार से जो प्रताड़ित रहते हैं उनको लाभ मिलना चाहिए। अभी हमने आप सब लोगों की उपस्थिति में 20-20 हज़ार हमारे 18 मजदूरों को हमने देने का काम किया है। देश के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी नए साल का जश्न मनाया गया। लोग नए साल पर मंदिरों में पहुंचे और भगवान का आशीर्वाद लिया है। प्रदेश के अलग अलग जिलों की 5 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर संस्कारधानी जबलपुर की, जहां प्रसिद्ध बड़ी खेरमाई मंदिर में लोग पहुंचे और लोगों ने माथा टेक करके नर्मदा तट पर पूजन करके शुरुआत की, साल की भी और दिन की भी। इंदौर की दूसरी तस्वीर 287 साल पुराने खजराना गणेश मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। खंडवा में प्राचीन शनि मंदिर में सुबह से भक्तों का तांता लगा रहा, क्योंकि आज शनिवार का दिन है। और साथ ही चौथी तस्वीर भोपाल की कर्फ्यू वाली माता मंदिर और प्राचीन माता मंदिर में भक्तों ने पूजा अर्चना करके साल की शुरुआत की। ग्वालियर में हनुमान मंदिर, पड़ाव और साईं बाबा मंदिर पर भी खासी भीड़ नजर आई। मध्य प्रदेश के गांव में अब शहरों की तर्ज पर डोर टू डोर कचरा कलेक्शन को लेकर के काम होगा। सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में डोर टू डोर कचरा कलेक्शन करने की योजना बना रही है। 2000 या उससे अधिक जनसंख्या वाले गांवों को चिन्हित किया है। नए साल में इन सभी गांवों में कचरा कलेक्शन शुरू हो जाएगा। शहरों के साथ गांव में भी स्वच्छता को लेकर प्रतिस्पर्धा होगी और अच्छा काम करने वाली गांव और पंचायतों को पुरस्कृत किया जाएगा। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के निर्देश पर कचरा प्रबंधन और इसे खाद के तौर पर इस्तेमाल करने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। निर्देश हैं कि सभी जिलों के स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण की प्रगति की एंट्री की जाए। जिन जिलों में तरल अपशिष्ट प्रबंधन का संभाग स्तरीय प्रशिक्षण हो चुका है, वे अपने अपने गांव में डीपीआर और कार्य योजना तैयार कर इस पर काम शुरू करें। गोवर्धन योजना के तहत सभी जिलों में गौशालाओं में बायोगैस संयंत्र स्थापना के स्थान का चयन किया जाए। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण मद से गांव में डोर टू डोर कचरा कलेक्शन के लिए वाहन खरीदने, प्लास्टिक अपशिष्ट के लिए भंडारण और कंपोस्ट पिट्स के निर्माण कार्य किए जाएं। मध्य प्रदेश में नए साल का आगाज कड़ाके की ठंड के बीच हुआ है। साथ ही शहडोल संभाग के जिलों में हल्की बारिश भी हुई। मौसम विभाग के मुताबिक चंबल संभाग के जिलों में दतिया, अशोकनगर, शिवपुरी, रायसेन, विदिशा, निवाड़ी, मंदसौर के साथ 7 जिलों में मौसम ठंडा ही रहेगा। इन जिलों में भारी कोहरे का अनुमान है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो प्रदेश के सभी जिलों में तापमान सामान्य से 4 से 5 डिग्री कम दर्ज किया गया। होशंगाबाद, रीवा, उज्जैन संभाग के जिलों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई। सबसे कम तापमान ग्वालियर में 6 डिग्री दर्ज किया गया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार।